गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर में हम जेनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने जेनेटिक्स की हिस्ट्री, एक ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में कुछ बातें बताई थी। आज उन्हीं बातों को थोड़ा और आगे मैं बताने जा रहा हूँ। तो अगला पॉइंट है 1908 में दो वैज्ञानिक थे, एक हार्डी और दूसरे थे विनबर्ग। G.H. हार्डी एंड विलियम विनबर्ग ने हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मॉडल को प्रतिपादित किया। ये जो मॉडल होता है कि किसी पॉपुलेशन का जो जीन पूल होता है उसमें एलील की आवृत्ति को बताता है। इट डिस्क्राइब्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एलील इन द जीन पूल ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है कि किसी जाति के ऐसे सदस्य जिसमें आपस में जनन वगैरह हो सकता है, उसको हम पॉपुलेशन कहते हैं। और उन पूरी पॉपुलेशन के जितने भी जीन हैं वो जीन पूल बनाते हैं, और उसमें कि जीन की जो एलील होते हैं उसकी आवृत्ति क्या है, उस आवृत्ति की फ्रीक्वेंसी क्या है, एलील की क्या फ्रीक्वेंसी है, उसको बताने के लिए उन्होंने हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम मॉडल प्रतिपादित किया। जेनेटिक्स के इतिहास के विकास में अगला पॉइंट है 1910 में T.H. मॉर्गन ने लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में अध्ययन किया। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जो मक्खी होती है, फल मक्खी, उस फल मक्खी पर अध्ययन किया लिंग सहलग्न वंशागति के बारे में, और देखा कि यहाँ ये जो वंशागति हो रही है वो मेंडल के नियमों का, मेंडल के सिद्धांतों का पालन कर रही है। सेग्रीगेशन के नियम का, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के जो नियम है उसका पालन कर रही है। ठीक है। इसके बाद 1911 में अल्फ्रेड स्टुरवेंट ने जेनेटिक मैप तैयार किया, एक जीन मैप तैयार किया, और इसके लिए उन्होंने क्रॉसिंग ओवर को उपयोग में लाया, रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को उपयोग में लाया। जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है उसकी क्या फ्रीक्वेंसी है, उस चीज़ को उपयोग में लाते हुए सबसे पहले 1911 में स्टुरवेंट ने जेनेटिक मैप तैयार किया। फिर 1931 में 1931 में बारबरा मैकक्लिंटॉक और हैरिएट क्रैक्टन ने क्रॉसिंग ओवर के बारे में और ज़्यादा अध्ययन करते हुए उसका एक साइटोलॉजिकल डिमॉन्स्ट्रेशन किया और बताया कि ये रिकॉम्बिनेशन का कॉज है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है 1944 में एवरी मैकलियोड एंड मैककॉर्टी ने डीएनए को जेनेटिक मटेरियल के रूप में आइसोलेट किया। इन तीनों वैज्ञानिक ने, जो ग्रिफिथ था, उन्होंने जो बैक्टीरिया पे ट्रांसफॉर्मेशन का प्रयोग किया था उसी को आगे बढ़ाया, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रयोग को, और देखा कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में जो काम करने वाला मटेरियल है वो डीएनए, उसको आइसोलेट किया उन्होंने। फिर 1948 में बारबरा मैकक्लिंटॉक ने ट्रांसपोजोन की मक्का में खोज की, इसके लिए उनको नोबेल भी मिला। फिर 1950 में इरविन चारकॉफ ने चारकॉफ का नियम प्रतिपादित किया, और उसके हिसाब से जो डीएनए वगैरह जो होते हैं, डबल स्ट्रैंड जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, तो डबल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड में जो प्यूरिन और पिरिमिडीन नाइट्रोजनिक क्षारक होती है उनमें समानुपात होता है। साइटोसिन वगैरह जो नाइट्रोजनिक क्षारक होती है, तो प्यूरिन पिरिमिडीन, उनमें जो अनुपात होता है उस अनुपात के लिए उन्होंने 1950 में चारकॉफ का नियम प्रतिपादित किया। इसके बाद 1952 में हर्शे और चेस ने एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए होता है। इन्होंने ट्रांसडक्शन के ऊपर प्रयोग किया था, फेज पर, बैक्टीरियोफेज पे प्रयोग किया था। ठीक है। और 1952 में एक्सरे डिफरेंशिएशन इमेज डीएनए वाज टेकन बाय रेमंड गॉसलिंग, अ स्टूडेंट सुपरवाइज्ड बाय रोजलिन फ्रैंकलिन जो थी, उनकी स्टूडेंट रेमंड गॉसलिंग ने डीएनए का एक्सरे डिफरेंशिएशन इमेज तैयार किया, एक्सरे डिफरेंशिएशन, एक्सरे विवर्तन चित्र तैयार किया, और इसी एक्सरे विवर्तन चित्र के आधार पर 1953 में रोजलिन फ्रैंकलिन की सहायता से जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए के दोहरे मॉडल यानी कि डबल स्ट्रैंड मॉडल का प्रतिपादन किया 1953 में। तो ये सारी जो बातें मैं बता रहा हूँ वो जेनेटिक्स के इतिहास में कौन कौन से वैज्ञानिक का कब कब क्या कंट्रीब्यूशन रहा, उन चीज़ों को बता रहा हूँ। इसमें कोई समझाने की बातें नहीं है, सिर्फ बताने की है। तो आप इन चीज़ों को सुने और अपनी कॉपी में लिखें और याद रखें। 1955 यानी कि 1955 में अलेक्जेंडर आर टोड ने जो नाइट्रोजनिक क्षारक होती है उस नाइट्रोजनिक क्षारक का क्या रासायनिक सूत्र होता है, उसका क्या केमिकल मेकअप होता है, उसको उन्होंने एनालाइज किया। और इसके अलावा एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एफएडी, फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड वगैरह को सक्सेसफुली सिंथेसाइज किया, उसका संश्लेषण किया। इसी तरीके से 1955 में जॉय हिंद तीजो ने बताया कि मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। एक सेल में
डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम जो होते हैं उनकी संख्या 46 होती है। फिर 1957 में ऑर्थर कॉरेनबर्ग ने तथा उनके साथ में सेवेरो ओको ने डीएनए को सिंथेसाइज किया, डीएनए का संश्लेषण किया, वो भी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, 1957 में कॉरेनबर्ग और ओको ने मिलकर के डीएनए का संश्लेषण किया। इसके बाद 1957-58 के अंतर्गत होली, निरेनबर्ग और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने मिलकर के न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंसिंग किया, स्पेशली टीआरएनए का। और ये जो टीआरएनए को उन्होंने प्योरीफाइड रूप में पृथक किया, और कहाँ से पृथक किया? ईस्ट सेल से, जिसके लिए उनको 1968 में नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने जेनेटिक कोड के बारे में भी बताया बाद में। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक थे होली, निरेनबर्ग, और हमारे देश के थे वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना। ठीक है, टीआरएनए के न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तैयार की उन्होंने। इसके बाद 1958 में मेल्सन और स्टॉल ने बताया कि जो डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, रेप्लिकेशन होता है, प्रतिकृतिकरण होता है, वो सेमी कंजर्वेटिव प्रकार का होता है। उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फेट का उपयोग करते हुए, जैसे कि हम जानते हैं कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है उसमें अर्ध संरक्षित प्रकार का होता है ना। तो वो अर्ध संरक्षित प्रकार जो है उसकी खोज इन्होंने की थी, मेल्सन स्टॉल ने। फिर इसके बाद 1960 में जैकब और उनके जो साथी हैं उन्होंने ऑपेरन के बारे में बताया। एक्चुअल में ऑपेरन एक जीन का ग्रुप होता है जो कि ऑपरेटर जीन के थ्रू एक्सप्रेशन करता है, जिसमें प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन वगैरह सब होते हैं। तो एक तरीके से ऑपेरन मॉडल के बारे में बताया उन्होंने, जैकब मोनार्ड बाद में। इसके बाद 1961 फ्रांसिस क्रिक एंड सिडनी बर्नर ने फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में बताया। म्यूटेशन के कई सारे प्रकार होते हैं, इसमें एक फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है जिसमें कोई एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो निकल जाए तो पूरी जो सीक्वेंस होती है वो चेंज हो जाती है, और पूरी सीक्वेंस चेंज होने से एक भिन्न प्रकार का एमिनो एसिड और प्रोटीन बनेगा ना, तो ये म्यूटेशन हो जाता है। तो उस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में बताया। इसके बाद में 1961 में जैकब और बर्नर ने और साथ में मैथ्यू मेल्सन, इन सब ने मिलकर के मैसेंजर आरएनए के आइडेंटिफिकेशन और उनके फंक्शन के बारे में बताया। 1964 में हॉवर्ड टेमिन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बताया। ट्रांसक्रिप्शन का मतलब होता है डीएनए से आरएनए बनना, अनुलेखन जिसको हिंदी में बोलते हैं, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। अगर आरएनए से डीएनए बने तो एक विपरीत प्रक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया है, इसलिए इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और उसके बारे में सबसे पहले 1964 में टेमिन ने बताया था। इसके बाद में 1966 में निरेनबर्ग और डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जेनेटिक कोड के बारे में बताया। जेनेटिक कोड जिसको हम जानते हैं कि भाई ये स्पेशल अमीनो एसिड कौन से न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से कोड होगा, वो जेनेटिक कोड होता है, और इसके बारे में डॉक्टर हरगोविंद खुराना और निरेनबर्ग ने सबसे पहले बताया था। फिर 1970 में रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हुई। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो बायोटेक्नोलॉजी में, जेनेटिक इंजीनियरिंग में आजकल उपयोग में लाए जाते हैं। ये एंजाइम स्पेशली रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो होते हैं वो डीएनए को पर्टिकुलर साइट से, पर्टिकुलर जगह से काटते हैं, और वो भी पैलिंड्रोमिक रूप से। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हुई थी हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में सबसे पहले स्मिथ, नॉर्थन्स और ने इसकी खोज की थी। स्मिथ और नॉर्थन्स ने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की। इन 1972 में बैक्टीरियोफेज MS2 के जो कोट प्रोटीन होता है उसका सबसे बेस्ट उसका जीन सीक्वेंस किया गया, उसके जीन का सीक्वेंस किया गया, और ये काम किया था वॉल्टर फेरिस एंड हिज टीम, उसकी टीम ने किया था। इसके बाद 1972 रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया गया, पॉलबर्ग वगैरह। रिकॉम्बिनेंट डीएनए का मतलब होता है जब किसी मूल डीएनए के अंदर उसके साथ में किसी अन्य डीएनए को मिला दिया जाए, जिसे फॉरेन डीएनए कहते हैं। तो इस तरीके से जब दो डीएनए आपस में मिलें और जो एक हाइब्रिड डीएनए बनता है उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। ठीक है। इसके बाद 1977 में डीएनए इज सीक्वेंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय फ्रेड सेंगर, वॉल्टर गिलबर्ट एंड एलन मैक्समम वर्किंग इंडिपेंडेंटली। इन सब ने अलग अलग रूप से काम करते हुए डीएनए की सीक्वेंसिंग का काम किया, सेंगर ने, गिलबर्ट ने और एलन ने। इसके बाद 1980 में स्टैनली नॉर्मन कोहन और हर्बर्ट बॉर ने सबसे पहले यूएस में जीन क्लोनिंग का पेटेंट प्राप्त किया अमेरिका में।
यूनाइटेड स्टेट में सबसे पहले जीन क्लोनिंग का पेटेंट प्राप्त किया। फिर 1983 में कैरी मुलिस ने पीसीआर की खोज की, पीसीआर का इजाद किया। पीसीआर का मतलब होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसके थ्रू डीएनए का एम्प्लीफिकेशन किया जा सकता है, यानी कि कुछ ही समय के अंतर्गत डीएनए की एक कॉपी से लाखों प्रतियां तैयार की जा सकती है। ये जो पीसीआर विधि है, इसी से कोरोना वगैरह के जो टेस्ट होते हैं उसमें भी काम आती है। तो इसकी खोज 1983 में कैरी मुलिस ने की थी। देन 1985 में 1985 में अलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड की खोज की। अलेक जेफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, जो कि आपके फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में पैटर्निटी को निर्धारित करने में काम आती है विधि। इसके बाद में 1987 में योशिजुमी ने एक्सीडेंटली डीएनए के सीक्वेंस के बारे में जो विधियां हैं उनमें से एक क्रिस्पर विधि है, उसकी खोज की, उसके बारे में बताया, क्रिस्पर मेथड के बारे में। और 1989 में थॉमस चेस ने बताया कि आरएनए भी किन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित कर सकता है। आरएनए की इस रासायनिक अभिक्रिया के उत्प्रेरक करने की भूमिका के बारे में उन्होंने बताया। इसके बाद 1992 में अमेरिका के और ब्रिटिश के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एमनियोसेंटेसिस के बारे में बताया। एमनियोसेंटेसिस के मतलब ऐसा होता है कि जब भ्रूण माँ के गर्भाशय में होता है, वहाँ से उसकी जो भ्रूण के चारों तरफ जो परतें होती है, एमनियन, कोरियन वगैरह, उसमें से एमनियन लेयर जो होती है उसके जो फ्लूइड होता है उसको बाहर निकाला जाता है और फिर उसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी किया जाता है। और इस माइक्रोस्कोपिक स्टडी से उस एम्ब्रियो, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, उसका पता लगाया जाता है। तो इन जेनेटिक जो एबनॉर्मलिटीज़ होती है, जैसे सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हेमोफीलिया वगैरह, ताकि बच्चे के जन्म लेने के बाद में फिर वो दिक्कतें पैदा हो तो उसका जन्म जीना दूभर हो जाए, ताकि पहले ही पता लग जाए कि जो बच्चा अभी डेवलप होने जा रहा है भ्रूण के रूप में, उसमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, उसका पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस, जिसको हिंदी में उल्ब भेदन बोलते हैं, का इजाद किया। 1994 में द फर्स्ट ब्रेस्ट कैंसर जीन जो BRCA ब्राका है, इसकी खोज की गई। ठीक है, माइकल स्ट्रेटन और डॉक्टर रिचर्ड वोस्टर के द्वारा। फिर 1995 में 1985 में बैक्टीरिया हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा का फर्स्ट बार पूरा उसका जो पूरा जीनोम होता है उसकी सीक्वेंसिंग की गई, और कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक मुक्त प्राणी जिसके पूरे जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया, ऐसा पहली बार हुआ था, और वो बैक्टीरिया है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, है ना, इन्फ्लुएंजा करता है। इसके बाद 1996 में यूकैरियोटिक किसी ऑर्गेनिज्म की पूरी जीनोम का सीक्वेंसिंग किया गया, और वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म था ईस्ट सैकेरोमाइसिस सर्विसी। सैकेरोमाइसिस सर्विसी, उसकी जीनोम का पूरा सीक्वेंसिंग, यानी एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म के जीनोम का पूरा सीक्वेंसिंग 1996 में किया गया। इसके बाद 1996 में अलेक्जेंडर रिच डिस्कवर्ड द जेड डीएनए। 1996 में जेड डीएनए की खोज की गई। जेड डीएनए, जैसे हम जानते हैं डीएनए के कई सारे रूप होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। तो ये जो जेड डीएनए होता है इसमें नाइट्रोजनिक क्षारक साइटोसिन और ग्वानिन थोड़ा रिच होता है, ज़्यादा मात्रा में होता है, प्लस ये इसमें साल्ट कंसंट्रेशन जो होता है वो भी थोड़ा ज़्यादा होता है। देन इन 1997 1997 में डोली भेड़, जो कि क्लोनिंग प्राणी था, सबसे पहला क्लोनिंग प्राणी बनाया गया, और ये बनाने का श्रेय यान विल्मुट को जाता है, उनके सहयोगी को जाता है, जो कि रोजनिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के थे, है ना। पहला क्लोनिंग प्राणी एक भेड़ थी जिसका नाम डोली था, और बनाने वाले यान विल्मुट थे, जो कि रोजनिन इंस्टीट्यूट स्कॉटलैंड के थे, उनके साथी भी थे उनके साथ में। ठीक है, फिर 1998 में 1998 में द फर्स्ट जीनोम सीक्वेंसिंग फॉर द मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, है ना, सिनोरहैप्टिडिस इलेंगेंस कंप्लीट इन 2000। 1998 में पहले एक बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक प्राणी का जीनोम का पूरा सीक्वेंसिंग किया गया। इससे पहले जो जीनोम सीक्वेंसिंग हमने देखा था हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में, इससे पहले हमने देखा था सैकेरोमाइसिस सर्विसी में। तो ये दोनों जो थे वो एक तरीके से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, एक प्रोकैरियोट था, एक यूकैरियोट था। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, बहुकोशिकीय प्राणी जो पहला है वो ये है सिनोरहैप्टिडिस इलेंगेंस।
जिसकी पूरे जीनोम का सीक्वेंसिंग 1998 में स्टार्ट किया गया, जो कि 2000 में कंप्लीट हुआ। जीनोम सीक्वेंसिंग, समझ रहे हो ना। इसके बाद में 2001 में ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे जूलॉजी में प्रैक्टिकल स्टडी के लिए काम में आने वाला ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, मक्खी। इसकी जीन की पूरी सीक्वेंसिंग 2001 में की गई। फिर फ्रांसिस कॉलिंस अनाउंस द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इन 2003। 2003 में फ्रांसिस कॉलिंस ने जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, HGP है ना, सेलारा जीनोमिक्स और अमेरिका की ऊर्जा विभाग और पूरा एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तैयार किया था। उसमें मानव के पूरे जीनोम की सीक्वेंसिंग थी। उसमें कौन कौन से जीन होते हैं, कितने जीन होते हैं, उसमें रेपिटेटिव जीन कितने होते हैं, फंक्शनल जीन कितने होते हैं, इन सारी बातों का डिटेल था। पूरी सीक्वेंसिंग थी। उस पूरी सीक्वेंसिंग का कंप्लीशन इस फ्रांसिस कॉलिंस के नेतृत्व में 2003 में पूरा हुआ। फिर 2007 में HIV जो जीन होता HIV जो वायरस होता है, उस वायरस की जेनेटिक म्यूटेशन के आधार पर उसका इवोल्यूशनरी ओरिजिन पता लगाया माइकल वॉरेबी ने उन 2007 में जो एड्स वायरस है, HIV वायरस है, उसका जेनेटिक म्यूटेशन के द्वारा उसका ओरिजिन, इवोल्यूशनरी ओरिजिन कैसे हुआ, उसका उत्पत्ति किस तरीके से हुई जैव विकास की दृष्टि से, उसके बारे में बताया। फिर 2007 में टाइमोथी रे ब्राउन पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि HIV और एड्स से एक विशेष प्रकार की चिकित्सा पद्धति हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के थ्रू ठीक हुआ। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से ठीक होने वाला कौन सी बीमारी से, HIV एड्स बीमारी से ठीक होने वाला पहला व्यक्ति बना टिमोथी रे ब्राउन। ठीक है। फिर 2010 में ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर लाइक इफेक्टर न्यूक्लियस, जिसे टेलनेज बोलते हैं, द फर्स्ट यूज टू कट स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA की खोज की गई। और 2016 में ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग की बात हमने अभी देख रहे हैं, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा में, फिर सैक्रोमाइसिस सर्वेसी में देखी, फिर सी एलेंगेंस में देखी। तो अब 2016 में जीनोम जो सीक्वेंसिंग की गई थी फर्स्ट टाइम, वो मतलब एक आउट ऑफ मतलब पृथ्वी की सतह से बाहर स्पेस में की गई नासा एस्ट्रोनॉट कैट रूबिन्स के द्वारा 2016 में। और उसके बाद में भी खोजें होती रहती है। इस बीच में भी कई सारे जेनेटिक की खोजें और भी हुई होगी जो थोड़ी गौण होगी, जिसको मैंने यहाँ शो नहीं किया है। तो ये जेनेटिक का एक बहुत बड़ा इतिहास है और इन सारी चीज़ों को आपको बहुत अच्छी तरह से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो छोटे कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं और जो छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं कंपटीशन एग्ज़ाम में, वहाँ ये काफ़ी कुछ उपयोगी होता है मैटर। दैट्स ऑल, थैंक यू।